1। इसमें हमने लास्ट 2 पार्ट में के बाद ये लास्ट पार्ट है इस लेसन का। तो गुप्त ऊष्मा यानी कि लेन हीट किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा या लेन हीट कहते हैं। ठीक है, ये गुप्त ऊष्मा से पदार्थ के ताप में वृद्धि नहीं होती। यानी कि जो गुप्त ऊष्मा है, ऊष्मा तो है लेकिन वो पदार्थ के ताप में वृद्धि नहीं कर रही है। कैसे? हीट देने पर मैटर के पार्टिकल्स, जो पदार्थ के जो कण हैं, पार्टिकल्स हैं, का इंटरेक्शन फोर्स कम होता जाता है। यानी कि उनके बीच का जो आकर्षण बल है, यानी कि ये स्ट्रक्चर है और ये अणुओं की, इनके बीच का जो आकर्षण बल है वो कम होता जाता है, ये दूर हो जाते हैं और पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती। जो कण हैं उनकी जो काइनेटिक ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि गतिज ऊर्जा वो नहीं बढ़ती है, तो आपस में जल्दी जल्दी से गति नहीं करते हैं। इसलिए पदार्थ के ताप में वृद्धि नहीं होती। तो ये इसका कारण है, पदार्थ के ताप में वृद्धि नहीं होती है। गुप्त ऊष्मा पदार्थ में ही निहित होती है, यानी कि कोई पदार्थ है उसके अंदर ही वो गुप्त ऊष्मा उसकी है। टाइप्स ऑफ लेन हीट, गुप्त ऊष्मा के प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1, संगलन की गुप्त ऊष्मा। लेन हीट ऑफ फ्यूजन्स, ठोस को द्रव में चेंज करना। जो कोई ठोस पदार्थ है उसको हमें क्या करना है? द्रव में चेंज करना है। तो यानी कि उससे गलन की गुप्त ऊष्मा जो कहलाती है। ठीक है। नंबर 2, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लेन हीट ऑफ वेपोरेशन। यानी कि द्रव को वाष्प में चेंज करने में जो आवश्यक होती है ऊष्मा, वो क्या कहलाती है? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते। देखिए, अब ले लेते हैं हम संगलन की गुप्त ऊष्मा, यानी कि लेन हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की गुप्त ऊष्मा। यानी कि जब हम ठोस से द्रव बनाते हैं, कोई ठोस पदार्थ है उससे हम द्रव बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे? ताप में बिना किसी चेंज के, यानी कि ताप में कोई परिवर्तन नहीं करना है, किसी ठोस पदार्थ को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने में आवश्यक ऊष्मा या ऊर्जा की मात्रा को संगलन या गलन, एक ही बात है, की गुप्त ऊष्मा, लेन हीट कहते हैं। यानी कि किसी ठोस पदार्थ को बिना ताप परिवर्तन किए द्रव में परिवर्तित करने की, चेंज करने की लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे हम संगलन या गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो जैसे बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 3.34 × 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम। इसकी इकाई है, मात्रक है जूल प्रति किलोग्राम। पदार्थ का ताप नहीं बढ़ता है। देखिए, इसको थोड़ा और समझ लेते हैं हम। देखिए, ये हमने एक बीकर लिया है, स्टैंड है, ये बुनसन बर्नर है। देखिए, ये बुनसन बर्नर है, ये हम आपको दिखा देते हैं। इसे स्प्रिट लैंप भी कहते हैं और इसमें स्प्रिट डाली जाती है और ये इसकी बत्ती है और इसको जला दिया जाता है। एक स्टैंड रखा जाता है, ट्राइपॉड स्टैंड, उसके ऊपर जाली रख के फिर इसको, ये बीकर, इस तरह से बीकर ले सकते हैं या इससे बड़ा बीकर भी हम ले सकते हैं। ये देखिए, बीकर लिया और फिर हमने क्या किया, इस बीकर में बर्फ़ के टुकड़े डले हैं, ये बर्फ़ के टुकड़े डले हैं और ये वाटर है। ये थर्मामीटर हमने इसमें लगा दिया। थर्मामीटर की जो रीडिंग है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही इसको दर्शाता है, यानी कि इसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको हम साइड रख देते हैं। चलिए, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, द्रव से गैस, यानी कि जब द्रव से कोई द्रव हमने लिया, लिक्विड लिया, उससे हमें गैस बनानी है तो उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लेन हीट ऑफ वेपोरेशन कहते हैं। देखिए क्या होता है, बिना ताप में परिवर्तन के, चेंज के, यानी ताप को हमें स्थिर रखना है, द्रव का वाष्प या गैस में बदलना
में आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, यानी कि जो हमारी ऊर्जा या ऊष्मा खर्च हो रही है को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा लेन हीट कहते हैं। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 22.5 गुणा 10⁵5 जूल प्रति किलोग्राम होती है। समझ में आया? जब हम किसी द्रव को, कोई द्रव लिया है हमने, लिक्विड लिया है, जैसे पानी ले लिया, उसको गर्म करते हैं और वो वाष्प बन जाता है, तो उस चेंज को बिना ताप में कोई परिवर्तन किए, ताप हमने स्थिर कर दिया है, ठीक है, जब वो द्रव बनना शुरू हो जाता है, गैस बनना शुरू हो जाती है, तो उसे वाष्पन की, उसमें खर्च जो ऊष्मा हुई है वो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा लेन हीट ऑफ वेपोरेशन कहलाती है। ठीक है, द्रव के ताप में वृद्धि नहीं होती। यहाँ पर भी यही कंडीशन है कि जो गुप्त ऊष्मा है उसमें जो द्रव है, जो ठोस है, जो हम यूज कर रहे हैं, उसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे भी हमने सैंपल लिया है, ये बीकर है, ये बुनसन बर्नर से गर्म किया है, ताप को स्थिर कर दिया है, ये जल है। जल जब वाष्प बनने लगता है तो थर्मामीटर से चेक करते हैं हम, तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रीडिंग देगा, ये ताप बढ़ता नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके टॉपिक की, ऊर्ध्वपातन, इनकी सब्लिमेशन। व्हाट इज द सब्लिमेशन? ऊर्ध्वपातन क्या है? तो वह प्रोसेस या वह प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ गर्म करने पर वाष्प में तथा वाष्प ठंडा करने पर सीधे ठोस में चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहलाती है। या हम सीधे सीधे से समझ सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधे वाष्प बन जाते हैं, ठीक है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है, सब्लिमेशन कहलाती है। या वे पदार्थ, वह प्रक्रिया जिसमें कुछ पदार्थ ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं, वो भी सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल थोड़ा हम देख लेते हैं। देख लीजिए, जैसे सॉलिड हमने कोई लिया है, ठोस लिया है, उसको हीट किया, ठीक है, हीट करने पर सीधे वो लिक्विड में आना चाहिए था, लिक्विड में नहीं आया, सीधे वाष्प बन गया, इनके गैस बन गया, तो ये भी सब्लिमेशन है। अब इसी वाष्प को हमने शीतलन किया, ठंडा किया, जमा दिया, तो बिना लिक्विड बनना चाहिए था पहले, है ना, क्योंकि इसकी 2-3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो सीधे सॉलिड चेंज हो गया, तो ये भी सब्लिमेशन की प्रोसेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड, इसका एग्जाम्पल है। नेप्थलीन की जो गोलियाँ आप कपड़ों में रखते हैं, कपूर जो आरती पूजा में यूज करते हैं, आयोडीन, अच्छा, कण हीट करने पर अत्यधिक गति में हो जाते हैं और ठंडा करने पर एकदम बंद हो जाते हैं। भाई इसका कारण क्या है? भाई जो ये कण है, ठोस के कण है, वो जब हम हीट करते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो वो बहुत अधिक गति में आ जाते हैं और सीधे ही क्या है, चेंज हो जाते हैं, बिना लिक्विड में चेंज हुए। और जब हम उसको ठंडा करते हैं तो वो एकदम से स्थिर हो जाते हैं, उनकी गति एकदम से रुक जाती है, मंद हो जाते हैं, जिसके कारण सीधे ठंडे पदार्थ सीधे जमकर क्या हो जाते हैं, ठोस बन जाते हैं, लिक्विड बने बिना। तो ये इसका कारण है। भाई ठोस को हमने गर्म कर दिया, उनकी अनुगति बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ती सीधे वो वाष्प बन गई, वो लिक्विड नहीं बनी है। तो चलिए नेक्स्ट के देखते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। शुष्क बर्फ यानी कि CO2 जो गैस है, उसको सब्लिमेशन क्रिया के बाद, उत्पादन के बाद क्या हो जाता है, CO2 गैस में चेंज हो जाती है, इसको गर्म करने पर। नेफ्थलीन इसके अवशेष छोड़े बिना ही उड़ जाती है। आप देख रहे हैं कपड़ों में रखने वाली जो गोली होती है, कपूर की से बोलते हैं, नेफ्थलीन गोली, उसको कपड़ों में रख दो, कुछ दिनों बाद देखते हैं वो उड़ जाती है, वहाँ कोई लिक्विड नहीं बचता है। नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं हम, हिमीकरण, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या है, देखिए इस चार्ट से समझ लेते हैं हम। ये गैस है, ठीक है, ये सॉलिड है और ये लिक्विड है। अब सॉलिड कहाँ चेंज हो रहा है, गैस में। गैस जब हमने गैस को, और ये जो सॉलिड क्या चेंज हो रहा है, लिक्विड में, सॉलिड से चेंज हो रहा है लिक्विड, और सॉलिड से बन रहा है गैस भी। अब ये लिक्विड जो है ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसको जब देखो, एक मिनट थोड़ा समझ लेते हैं। ये गैस को हमने ऊर्ध्वपातन की क्रिया से सॉलिड क्या हो गया, गैस में चेंज हो गया, और लिक्विड को हिमीकरण किया, जमा दिया, फ्रीजिंग किया, तो सॉलिड में चेंज हो गया। या गैस को हम जब कंडेंस करते हैं, संघनन करते हैं, वो सीधे लिक्विड बन जाती है। तो इस प्रकार से ये क्रिया चलती रहती है, ठीक है। ये द्रव की अवस्था के परिवर्तन का एक चित्रीय निरूपण है। तो नेक्स्ट की हम बात करते हैं। यदि हम बात कर लें ट्रायंगल ऑफ मैटर स्टेट, द्रव के परिवर्तन का त्रिकोण, तो ये द्रव के परिवर्तन का त्रिकोण है।
ठीक है, किस तरह से वो चेंज होती है। भाई सॉलिड को हमने गलन किया, गला दिया, उष्मा दी, लिक्विड बन गया। लिक्विड को हमने क्या किया, क्वथन या वाष्पन इसका किया तो गैस बन गया। ठीक है, इस तरह से ये क्रिया सभी दिशाओं में चलती रहती है। तो ये ट्रायंगल ऑफ मैटर स्टेट कहलाता है। अच्छा, द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, जो एसआई मात्रक यूनिट होती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तापक्रम की एक कॉमन यूनिट, इकाई। देखिए, टेम्परेचर के 2 स्केल होते हैं। कौन कौन से? देखिए, सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल, और एक तीसरा भी होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम 2 की बात करेंगे, सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल्स। तो इनको थोड़ा जान लें। ये सेल्सियस स्केल क्या है? सेल्सियस स्केल यानी कि इसको हम सिंबल होता है डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये बॉडी टेम्परेचर जब हम नापते हैं तो डिग्री सेंटीग्रेड में नापा जाता है, सेल्सियस में नापा जाता है। और लैब में भी इसको यूज करते हैं, प्रयोगशालाओं में भी, और इससे गलनांक को और क्वथनांक को मापने के लिए भी। टेम्परेचर के 0 सेल्सियस स्केल पर बर्फ़ कितनी होती है? 0 डिग्री सेल्सियस गलनांक उसका होता है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ क्या है, पिघलना शुरू कर देती है। अब जल का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब देखो, जैसे टेम्परेचर का केल्विन स्केल, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। अच्छा, ये जो रिसर्चर होते हैं, साइंटिस्ट, वो इसको यूज करते हैं, बड़ा पैमाना है। अब देखिए, इसका जो सिंबल है वो के होता है। इसमें जो डिग्री लगाते हैं ना, डिग्री सेल्सियस, इसमें डिग्री नहीं लगाए जाते, सिर्फ के लिखा जाता है, केल्विन। ठीक है जी। और जो ये सारे टेम्परेचर हैं, ऑल टेम्परेचर आर पॉजिटिव, जिसके जितने भी केल्विन के टेम्परेचर हैं सब पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, माइनस में नहीं जाते हैं। अब बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस बराबर किसके होता है? 273 डिग्री केल्विन के। यानी कि आप ये समझ लो कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। ठीक है, अगर कहीं किसी ने लिखा है 20 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री पे से 273 है वो, और 20 उसमें ऐड कर। चलिए इसको हम आगे समझते हैं। केल्विन पर ताप, यदि हम केल्विन पैमाने की बात करें तो केल्विन में ताप, सेल्सियस पर ताप, ठीक है, और बराबर होगा +273। ठीक है, समझ में आया? केल्विन पर ताप बराबर सेल्सियस पर ताप +273। समझ में आया? अब देखिए, थोड़ा इसको एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। एग्जांपल हमने लिया है, जैसे 300 केल्विन है को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? देखो, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। ये तो हमारा सीधा सा फॉर्मूला है। यानी कि अब 300 केल्विन को हमने लिया है, 273 डिग्री तो किसके बराबर हो गया? 0 के। ठीक है, बचा कितना? 0 में से 273 घटा दिया हमने, 300 में से 273 को घटा दिया है, हटा दिया इसमें से, तो कितना बचा? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि भाई 300 है, 300, इसमें से 0 के बराबर तो 273 ही हो गया केल्विन। 273 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचा? 27 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 300 केल्विन को हम 27 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं, कह सकते हैं। इसको थोड़ा और एग्जाम्पल से देखिए, इसको हम इस एग्जाम सूत्र से भी कर सकते हैं, फॉर्मूला से। के इजकल टू केल्विन इजकल टू सेल्सियस प्लस 273। अब जैसे हमने केल्विन कितना दिया है? 300, तो 300 के नीचे लिख दिया हमने 300 इजिकल टू सेल्सियस हमें पता नहीं है, एक्स ले लिया वैल्यू उसकी, प्लस 273। ठीक है, अब 300, ये जो 273 है, हम बराबर से इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का ही है, माइनस का हो जाएगा। 273 बराबर एक्स। अब एक्स यहाँ पे कितना बचेगा? 300 में 273 गए, 27 बराबर एक्स। अब एक्स को इधर लिख लो, अच्छा लगता है, 27 डिग्री सेल्सियस। या सीधे सीधे कर लो, 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो यानी कि 0 का मतलब है 273, 273 इसमें से माइनस कर दो तो कितना बच गया? 27 डिग्री सेल्सियस। ऐसे भी कर सकते हैं और इस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। तो केल्विन इजिकल टू सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 86 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, अब इसको उल्टा करना है। तो के इजिकल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273,
तो के की जगह हमने क्या ले लिया, एक्स, ये पता नहीं हमें। और सी बराबर कितना यहाँ दिया है, सेल्सियस 86 + 273, दोनों को ऐड कर दिया तो 359 केल्विन। एक्स बराबर 359 केल्विन। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये 86 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या करेंगे इसको हम 273 इसमें हम सीधे सीधे ऐड कर देंगे। भाई 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273, उसमें केल्विन इसको बदलना है, तो ये सीधे आ गया 63953 359 क्या, केल्विन। ठीक है, आप देखिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार और आप ढंग से इसको समझ लीजिएगा। प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन संगणित, ये क्या है इसको समझते हैं हम। देखिए इसको समझते हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन समीकरण संगणित। देखिए वैज्ञानिक अब मानने लगे हैं, क्या मानने लगे हैं, कि द्रव्य की 5 अवस्था होती हैं। द्रव्य यानी कि पदार्थ की 5 अवस्था होती हैं। ये तो पहले से ही कह रहे हैं हम कि द्रव 5 अवस्थाओं को उससे बना है, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश आदि से, है ना। और लेकिन अब वैज्ञानिक भी इसको मान गए हैं। देखिए कैसे माने हैं, ये ठोस, द्रव, गैस, ठीक है, 3 अवस्थाएं मानी वैज्ञानिकों ने। और इसमें अब प्लाज्मा को भी ऐड किया है, और BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन यानी कि संगणित। अब प्लाज्मा क्या है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन और आयन का मिश्रण होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट जो लेसन है, थर्ड लेसन आपका 2 के बाद थर्ड, उसमें ये आपको इलेक्ट्रॉन वगैरह का पढ़ने को मिलेगा। तो जो फ्री वो हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन और आयन हैं, उनके मिश्रण को प्लाज्मा कहते हैं। नेचुरली यह स्टार्स, तारों में और सन में पाया जाता है। ये शाइनिंग प्लाज्मा के कारण होती है, इनकी जो शाइनिंग होती है तारों की और सूर्य की, ये शाइनिंग प्लाज्मा के कारण होती है। तो इसको वैज्ञानिकों ने ले लिया है। अब कांच नलिका में, जो अब एक कांच नलिका होती है उसे विसर्जन नलिका भी कहते हैं। निम्न दाब पर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कर, यानी कि निम्न दाब पर, दाब निम्न है, कम है, और उसकी विद्युत प्रवाहित हम कर रहे हैं, तो पृथ्वी पर प्लाज्मा प्राप्त किया जा सकता है। चलिए ये तो अलग बात है। अब देखिए एग्जाम्पल इसका लेते हैं, जैसे नियॉन शाइनिंग बल्ब की जो शाइनिंग आती है नियॉन, ये प्लाज्मा को हम यहाँ प्राप्त कर सकते हैं पृथ्वी पर विसर्जन नलिका के द्वारा। तो भारतीय वैज्ञानिक श्री सत्येंद्र नाथ बोस, कौन, श्री सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है, इन्होंने 5वीं द्रव अवस्था की गणना की। ठीक, इस गणना के बेस पर, इस गणना के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने BEC की भविष्यवाणी की। ठीक है, इसको पटल पे वो लाए, बोस आइंस्टीन संगणित को वो लेकर आए हैं। तो चलिए उम्मीद है आपको इसमें काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा, और हमारा प्रयास सार्थक सफल होगा। वीडियो को आप अपने रिलेटिव स्टूडेंट्स वगैरह को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स, ओके।